इससे पहले हम लोग विद्युत चैप्टर के विद्युत धारा, विद्युत के प्रकार को पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक होगा विभव। विभव क्या होता है? तो देखिए, विद्युत धारा जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका इसमें विभव होता है, वोल्टेज होता है। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, विभव क्या होता है? तो विभव क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि जब किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो ऐसे तो कुछ नहीं समझ में आया, तो आइए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए जी आपका विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में हमने एक बिंदु निश्चित कर दिया, बिंदु ए तक। अब यहाँ पे हमको इस एकांक आवेश को लाना है। ये एकांक आवेश मान लीजिए कहीं अनंत पे था, तो अब इस एकांक आवेश को हम क्या करें, ऐसे यहाँ पे लाएंगे। इसको यहाँ पे लाने के लिए ऐसे तो आ नहीं जाएगा। जैसे आपको कोई सामान लाना है, आपके घर से मान लीजिए आपको आटा पिसाने जाना है, तो जब आप गेहूँ लेके जाइएगा तो ऐसे तो चला नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वैसे ही इस एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। देखिए, इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W मान लेते हैं। कार्य को W से दिखाएंगे। इस निश्चित क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। आइए देखते हैं, सूत्र समझते हैं इसका क्या है। विभव बराबर किया गया कार्य बटा में एकांक आवेश। तो हम लोगों ने इस एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य किया, तो W कार्य किया। और एकांक आवेश को हम लोग किससे दिखा रहे हैं, Q से। और देखिए, विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है, जिसको हम लोग V से दर्शाएंगे। तो देखिए, विभव को किससे दिखाया जाएगा, V से। ये आपका V बराबर W/Q एक सूत्र प्राप्त होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं इसको आप। इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। विभव देखिए आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि किसी एकांक आवेश को एक क्षेत्र में लाना है तो कुछ ना कुछ उस पर कार्य करना होगा। उस कार्य और एकांक आवेश के अनुपात को ही हम लोग विभव बोलते हैं। ये आपका विभव होता है। विभव के बाद आपका अगला टॉपिक है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखिए क्या लिखा है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। यानी बात करें अगर जैसे हम लोग देखिए, ये क्या है आपका, बात करते हैं इस फिगर की, तो ये क्या है आपका विद्युत धारावाही चालक। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि विद्युत धारावाही चालक होता क्या है। देखिए, साइंस जो है ना बहुत इजी है, साइंस से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप साइंस को प्रैक्टिकली समझते हैं अपने डेली लाइफ में, देखिए सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आँख के सामने दिखाई पड़ेंगी। अगर उस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो साइंस से इजी आपको कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। देखिए, अब विद्युत धारावाही चालक, तो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, विद्युत धारावाही चालक होता क्या है। तो ये कुछ नहीं होता है, जो वायर होता है ना घरों में, वायरिंग जो किया जाता है, भाई आपका क्या है, विद्युत धारावाही चालक। देखिए, विद्युत धारावाही चालक, तो इसके हम एक बिंदु को A मान लेते हैं और इस बिंदु को हम B मान लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इस बिंदु से किसी एकांक आवेश को, इस बिंदु से किसी एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो आप ऐसे तो पहुंच नहीं जाइएगा, आपको कुछ कार्य करना होगा। अगर साइकिल से जाते होंगे तो साइकिल चला करके जाइएगा, बाइक से जाते हैं बाइक चला करके जाइएगा, पैदल जाते हैं तो पैदल जाइएगा। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना है तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। और जैसे ही आप कार्य करिएगा, तो जैसे मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, बाइक में आपने 1 लीटर पेट्रोल भराया और आप 10 किलोमीटर दूर अपने स्कूल गए, तो बाइक की जो ऊर्जा होती है क्या होती है, उसका पावर क्या होता है, पेट्रोल। तो जब आप घर से चलना प्रारंभ किए तो आपकी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल था मान लीजिए। फिर जब आप अपने स्कूल पहुँचे तो क्या वहाँ पे 1 लीटर ही पेट्रोल बचेगा, नहीं,
वहाँ पे क्या होगा, उसके पेट्रोल में कमी आएगी। तो जो उसकी ऊर्जा थी वो पेट्रोल थी, तो उसकी ऊर्जा में क्या हुआ, अंतर हुआ ना। तो वैसे ही यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य किया जाएगा जिसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। देखिए ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 3 वोल्ट है तो इनके बीच में कितने का विभवांतर हुआ, इनके बीच में 2 वोल्ट का विभवांतर हुआ। विभवांतर यही है आपका, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग विद्युत विभवांतर बिल्कुल समझ चुके होंगे कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर के बाद हम लोग बात करेंगे अब 1 वोल्ट। अब देखिए विभव का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो उसी वोल्ट के अंतर में, उसी विभव के अंतर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर। तो अब 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, आपसे अगर कोई पूछ ले कि 1 वोल्ट क्या होता है तो उसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए क्या बोला है, यदि किसी धारावाही चालक की 2 बिंदुओं के बीच, यदि किसी धारावाही चालक के 2 बिंदुओं के बीच, तो मान लीजिए ये 2 बिंदु है धारावाही चालक का, 1 कूलाम आवेश, कितना, 1 कूलम्ब आवेश, हम क्या करते हैं, 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य किया जाएगा। और वो कार्य कितना हो, वो कार्य जो हो क्या हो, 1 जूल हो। अभी हमने बताया आपको कि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो हमने क्या मान लिया, वो कार्य कितना करना पड़ रहा है इसको, 1 जूल। और आवेश जो है वो कितना है आपका, 1 कूलम्ब। तो आइए बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे आवेश कितना हो क्या, 1 कूलम्ब हो क्या, आवेश 1 कूलम्ब हो क्या, और कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य को हम लोग W से दिखाएंगे। तो W कितना है, 1 जूल। तो हम जैसे यहाँ पे विभव निकालें अगर, तो विभव बराबर क्या होता है, विभव को हम लोग V से ही दर्शाते हैं, V बराबर W/Q। पीछे हम लोग अभी पढ़े हैं, V बराबर W/Q से सबका मान रखते हैं। तो W का मान कितना है, 1 जूल, और कूलाम आवेश का मान कितना है, 1 कूलाम। जब ये आपका कैंसिल होगा तो वापस से 1 आएगा। तो V बराबर 1, और वोल्टेज का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यानी ये क्या हो गया आपका 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है, यदि किसी धारावाही चालक में 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम 1 वोल्ट बोलते हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच में कितना विभवांतर है, 1 वोल्ट। तो देखिए ये हो गया आपका 1 वोल्ट की परिभाषा। अब बात करते हैं जैसे हम लोग विभवांतर मापने वाले यंत्र, तो जैसे वजन नापना हो तो हम लोग किलो में नापते हैं, तराजू का यूज करते हैं। स्पीड नापना हो तो स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। अगर बुखार नापना हो, फीवर नापना हो तो थर्मामीटर का यूज करते हैं। वैसे ही वोल्टेज नापने के लिए, विभवांतर नापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे। और वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होना चाहिए। तो यही हमने लिखा है, वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र वोल्टमीटर हैं, जिसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं। ये आपका वोल्टेज का पूरा हो गया। विभव हम पढ़ चुके और विभवांतर पढ़ चुके, और 1 वोल्ट क्या होता है उसकी परिभाषा देख लिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल। तो आइए हम लोग विभवांतर के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप न्यूमेरिकल को समझिए, न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। अगर ये चीज़ें आप पहचान जाते हैं तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी ईजी लगेगा। बहुत से लोग न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो न्यूमेरिकल से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए हम आपको सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे हम बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे हल में आपका क्या क्या चीज़ दे रखा है, क्या चीज़ गिवन है, दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है। बात करें अगर विभवांतर, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको हर राशि का मात्रक पता होना चाहिए कि हाँ वोल्टेज है
तो विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आपको सवाल में न्यूमेरिकल में मात्रक से ही आपकी राशि क्वांटिटी का पता लगेगा कि कौन कौन सी राशि आपको आपके न्यूमेरिकल में दे रखी है। तो आइए बात करते हैं हम लोग। जैसे 12 वोल्ट विभवांतर बोल रहा है, तो भी दे रखा है कितना आपका 12 वोल्ट। फिर आगे बोल रहा है 2 कूलम्ब आवेश, आवेश दे रखा है आपका Q दे रखा है 2 कूलम्ब, कूलम्ब को C से दर्शाया जाता है और पूछ रहा है कितना कार्य किया जाता है। तो W आपसे पूछ रहा है। तो अब बात करें हम लोग इनके बीच में रिलेशन का। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि इनसे मिलकर बनने वाले फार्मूले, इनसे मिलकर बनने वाले सूत्र, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें ये तीनों राशियाँ, तीनों क्वांटिटी आती हैं। तो हम लोग अभी पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q। तो अब देखिए सारा मान रख लीजिए आप। V का मान कितना है 12, W का मान निकालना है, Q का मान कितना है 2। तो W बराबर 12 गुणे 2, W बराबर 24 और कार्य का मात्रक क्या होता है 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करें तो फाइनली जो आंसर होता है उसमें आपको मात्रक लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बिना मात्रक लगाए आप आंसर कर देते हैं तो वो आपका सारा न्यूमेरिकल गलत ही माना जाएगा। तो आप लोग आगे से ध्यान दीजिएगा कि जब कभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उस राशि का परिमाण तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपको उसके मात्रक को भी वहाँ पे दिखाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये हुआ आपका एक न्यूमेरिकल। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम के नियम के बारे में। तो देखिए ओम का नियम जो है वो क्या होता है, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा क्योंकि ये 100.1% बोल सकते हैं, 101% बोल सकते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। या तो ये पूछ लेगा या इस पर डिपेंड आपके न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से और ध्यान केंद्रित करके समझना है। तो आइए समझते हैं हम लोग इस नियम को क्या बोलता है। ओम का नियम क्या बोलता है कि एक बंद विद्युत परिपथ में, परिपथ क्या होता है हम लोग पीछे समझ चुके हैं, अगर परिपथ आपको समझना हो तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक बंद विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच, यानी जो भी तारों का धातु का ही होगा, तो धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर भी, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी जिसको किससे दर्शाया जाता है I से। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं जो उसमें फॉलो होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है, परंतु अन्य भौतिक राशियाँ जैसे क्या बोल रहा है, तार का माप यानी तार का साइज, लंबाई, तार का ताप यानी टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर क्या हो, नहीं तो कांस्टेंट हो, तथा क्षेत्रफल, तार का जो क्षेत्रफल है वो भी क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। सारी भौतिक राशियाँ उसमें की बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तभी आपका ओम का नियम उस पर लागू होता है। अदरवाइज ओम का नियम उस पर फॉलो नहीं होगा। आइए बात को हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे चालक बनाया है, विद्युत चालक बनाया है। अब जैसे एक चालक ये है, एक चालक ये है, ये चालक की लंबाई है, ये इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, तार की मोटाई, और ये इसका हमने ताप लिखा है, यानी ये तीनों चीज़ें बिल्कुल समान होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, तभी क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में प्रवाहित होने वाली, तो इसके बीच हम क्या मान लेते हैं, विभवांतर भी है, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है। तो इन दोनों में क्या संबंध बताया ओम ने, कि इन दोनों सिरों के बीच प्रवाहित होने वाला विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इन दो तारों के या इन दो सिरों के बीच विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है।
ये आपका विभवांतर किसके समानुपाती हो गया? धारा के। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, विभवांतर को हम लोग V से दर्शाते हैं और धारा को I से दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया ओम का नियम। जैसे हम लोग बात करते हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये एक वायर है, जैसे ये एक तार है, इसकी बात करें, जैसे मान लीजिए क्या हो गया आपका, ये एक तार हो गया, इसकी लंबाई क्या है? बिल्कुल बराबर है। अगर इसमें हम ओम का नियम लगाएं तो इसके एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच प्रवाहित होने वाली धारा इसके बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे हम क्या करें, इसको एक स्विच से हम जोड़ दें, प्लग से जोड़ दें, इसमें जो भी धारा प्रवाहित होगी वो इसके बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। लेकिन कब तक? जब तक कि हम इस तार की लंबाई को घटाए बढ़ाए नहीं, इस तार की मोटाई को घटाए बढ़ाए नहीं। जैसे अब बात करें कि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरा तार लेके आते हैं, जैसे ये। अब देखिए जैसे इसकी बात करें हम लोग, देखिए इसकी लंबाई क्या है? ज़्यादा हो गई, ये क्या हो गया? इससे लंबाई इसका बढ़ गया। तो अब हम बात करें क्या इसमें दोनों में ओम का नियम बराबर है, दोनों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती है? तो बोलेंगे नहीं, इसमें सिर्फ इसके हिसाब से ओम का नियम लागू होगा और इसमें इसके नियम से, इसके हिसाब से ओम का नियम लागू होगा। जैसे देखिए ये तार जो है पतला है और ये तार मोटा है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम इसकी लंबाई को बराबर रखें और तार को पतला कर दें तो ओम का नियम लागू होगा, नहीं। ये सारी शर्तें आपको दे रखी हैं कि इसका माप यानी लंबाई समान होना चाहिए। दूसरा, इसका ताप, जैसे आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जो बिजली आती है आपके घरों में बहुत डीम हो जाती है, गर्मी के दिनों में फ़ैन बहुत धीरे चलता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस समय आपका ताप टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके घरों में बिजली कम आती है। लेकिन वही आप बात करिए अगर बरसात के दिनों में, ठंडी के दिनों में लाइट बहुत तेज़ आती है ना, खंभा आपका वही होता है, वायर वही होता है, वायरिंग घर की आपकी वही होती है, पंखे वही होते हैं, लेकिन स्पीड बढ़ जाता है, बल्ब तेज चलता है। ये सारी चीज़ें उसके ताप पर निर्भर करती हैं। तो ओम के नियम के लिए क्या क्या हो क्या? पहला शर्त, इसका माप बराबर होना चाहिए, लंबाई बराबर होनी चाहिए, ताप यानी टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, और साथ ही साथ क्षेत्रफल की बात की तो तार की मोटाई हम ना कम करेंगे ना ज़्यादा। अगर कम ज़्यादा करते हैं तो ओम का नियम उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ओम का नियम समझ में आया होगा। और एक बात यहाँ पे हम लोग नोट में लिखेंगे, ओम का नियम केवल धातुओं पर कार्य करता है। ओम का नियम केवल धातुओं पर कार्य करता है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ तक देखे थे कि विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर आपका धारा के समानुपाती हो गया था। तो अब बात करेंगे हम लोग इसके आगे। जैसे ये भी है तो हम भी अनुपात को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, और यहाँ पे I/R हो जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये R आया कहाँ से, ये R आया कहाँ से। तो बात करते हैं हम लोग जहाँ भी क्या है आपका विभवांतर है, I क्या है आपका विद्युत धारा है, और R जो है वो आपका स्थिरांक बोल सकते हैं, नियतांक बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, जिसको एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, जिसका नाम प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे हम लोग कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए ये जो था हमारा यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह था, तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटा करके हम लोगों ने बराबर का चिन्ह लगाया, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हम एक समानुपातिक नियतांक लगाते हैं, जिसको R से यहाँ पे दिखाया गया है। और ये R क्या होता है, उस तार का प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ ये ओम का नियम समझ लिए। तो ओम का नियम क्या होता है,
तो अगर किसी पहले इसकी शर्त को समझ लेते हैं। यदि किसी धारावाही चालक का भौतिक राशि जैसे लंबाई, इसकी मोटाई यानी क्षेत्रफल, ताप बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब इस पर ओम का नियम लागू होगा। अगर इस तार में बोलेंगे क्या ओम का नियम बराबर है, तो बोलेंगे नहीं। इन दोनों में अगर हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अगर हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि ओम का नियम आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध क्या होता है।